करूया आपण मग. ओके, सो सियर, सो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पॉइंट सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेवरल पार्टिकल्स, उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, तो ये सब बीट मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाए थे. आज के लेक्चर में हम उसी के आगे बीट लेने वाले हैं. गिव द हेडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंपोजिट बॉडीज. सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंपोजिट बॉडीज. कंपोजिट मतलब कंबाइंड. ओके, दो अलग अलग शेप को हम कंबाइन करने वाले हैं और उस कंपोजिट सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है. सो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंपोजिट बॉडीज, और अलग अलग शेप को हम यहाँ पर कंबाइन करने वाले हैं. तो देखिएगा, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है. वाई एक्सिस पर मतलब यहाँ पर एक दो शेप्स है. ये पहला शेप जो नजर आ रहा है ये एक डिस्क है. ओके, और ये जो एक दूसरा शेप है ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है और ये डिस्क है. तो इन दोनों का अलग अलग अपना अपना एक सेंटर ऑफ मास रहेगा. ये जो डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहेगा, और ये जो मतलब रेक्टेंगल है इसके जो डायगोनल मीट होते हैं ना, मैंने आपको कल ही बताया था, जो हमारे रेगुलर शेप्स होते हैं ना, तो उनके जो डायगोनल जहाँ पर मीट करते हैं ना, वहीं पर हमारा सेंटर ऑफ मास होता है. तो ये डायगोनल यहाँ पर मीट हो रहे हैं, तो इस वजह से इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास ये वाला रहेगा. ठीक है, तो ये डिस्क है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो रहेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं. अभी यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं. कल भी मैंने बताया था 2 डायमेंशनल सिस्टम रहा तो सेंटर ऑफ मास के दो ही कोऑर्डिनेट्स आते हैं, एक्स सी और वाई सी. यहाँ पर आप दो अलग अलग शेप है, इस वजह से एक्स सी वाई सी से न डिनोट करते हुए डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा उसका एक्स कोएफिशिएंट एक्स डी रहेगा, और इस डिस्क का वाई कोएफिशिएंट जो रहेगा उसका सेंटर ऑफ मास का कोएफिशिएंट वाई डी रहेगा. वैसे इस प्लेट का एक्स पी और वाई पी रहेगा. ठीक है, इज इट ओके? अभी देखिएगा, यम डी मतलब मास ऑफ डिस्क रहेगा, और यम पी मतलब मास ऑफ प्लेट रहेगा. कुछ ना कुछ इनका मास रहेगा. ये दोनों जो सेंटर ऑफ मास है ना, एक्स डी वाई डी और एक्स पी वाई पी, तो ये उनके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास है. मतलब ये प्लेट का सेंटर ऑफ मास है एक्स पी वाई पी, और एक्स डी वाई डी ये क्या रहेगा, डिस्क का सेंटर ऑफ मास रहेगा. अभी हम किसका सेंटर ऑफ मास निकालने में इंटरेस्टेड है? इन दोनों का कंबाइन. इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं ना, तो जो शेप बनता है उसका हम सेंटर ऑफ मास निकालने में इंटरेस्टेड है अब यहाँ पर. तो देखिएगा, ऐसे सिस्टम में अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है कंपोजिट सिस्टम का, तो इस पूरे कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोएफिशिएंट एक्स से हम एज्यूम करेंगे, और वो आएगा मास ऑफ डिस्क इंटू एक्स कोएफिशिएंट ऑफ डिस्क प्लस मास ऑफ प्लेट इंटू एक्स कोएफिशिएंट ऑफ प्लेट आएगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ डिस्क अपॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ डिस्क प्लस मास ऑफ प्लेट रहेगा. ठीक है, तो ऐसे बीटा आने वाला है. वैसे वाई कोएफिशिएंट ऑफ कंपोजिट सिस्टम क्या रहेगा? मास ऑफ डिस्क इंटू वाई कोएफिशिएंट ऑफ डिस्क प्लस मास ऑफ प्लेट अपॉन वाई कोएफिशिएंट ऑफ प्लेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ डिस्क प्लस मास ऑफ प्लेट. तो ऐसा ये दो फॉर्मूलेज रहने वाले. तो ये रहेगा कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला. इज इट ओके? लिख लो इसे फटाफट, डायग्राम भी निकाल दो. ऐसा ही नहीं कि हमेशा आपको रेक्टेंगल और डिस्क ही दिया जाए तभी ये यूज करोगे. कोई भी दो शेप दे सकते हैं आपको. एक ट्रायंगल भी हो सकता है, एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, एक स्फीयर भी हो सकता है, एक डिस्क भी हो सकता है. ठीक है, वेरियस टाइप के शेप जितने भी बनते हैं उतने शेप्स रहेंगे. हर एक शेप का पहले इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास निकालना, और फिर इस लॉजिक से कंबाइंड सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है. ठीक है, इसी को कहा जाता है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंपोजिट सिस्टम. ठीक है, करना इसे रब बच्चों, आपने लिखा ये? नो सर, 2 मिनट. ठीक है, लिखिएगा जल्दी से.
अभी देखिएगा इसमें एक स्मॉल चेंज आएगा और वो स्मॉल चेंज आने वाला है। अभी अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि इस डिस्क का एरिया AD रहेगा और इस प्लेट का एरिया AP रहेगा, ओके, तो इस वजह से भी आप उसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ एरिया भी, ओके, क्योंकि ये जो डिस्क है और ये जो प्लेट है इसे हम यूनिफॉर्म एज्यूम कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मतलब इसका थ्रू आउट एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस मास को हम एरिया में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। एरिया में कैसे कन्वर्ट करना है इस मास को देखिएगा, मतलब किसी भी चीज का मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब ये जो प्लेट है और ये जो डिस्क है ये एक ही मटेरियल से बना है ऐसे हम एज्यूम करेंगे। सो मास ऑफ प्लेट अपॉन एरिया ऑफ प्लेट, ये रेशो जो रहेगा इसको हम सिग्मा से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और फिर मास ऑफ प्लेट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सिग्मा इंटू AP से। फिर से एक बार समझ लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मास अपॉन एरिया का हमें रेशियो लेना है, ठीक है, और उसे मैं सिग्मा से इंडिकेट करने वाला हूं। तो मास अपॉन एरिया इसका जो रेशियो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं मास ऑफ डिस्क अपॉन मास ऑफ एरिया ऑफ डिस्क लेता हूं ना, तो ये भी रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और इसे हम सिग्मा से इंडिकेट करने वाले हैं। तो अगर ये डिस्क और ये प्लेट अगर एक ही मटेरियल से बना है, सपोज ये जो डिस्क है ये आयरन से बना है और ये प्लेट भी आयरन से बना है, तो फिर एट द टाइम दोनों का सिग्मा सेम आएगा। सिग्मा ये मटेरियल डिपेंडेंट एक कांस्टेंट है, मास अपॉन एरिया इसका जो रेशियो ये हम कांस्टेंट शो कर रहे हैं, ओके, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। और फिर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, फिर बोलो बच्चों, मास ऑफ प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू AP और मास ऑफ डिस्क इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा इंटू AD। कैन आई राइट लाइक दिस, ओके। तो याद रखना दोनों अगर मटेरियल, मतलब ये जो डिस्क और ये जो प्लेट है ना, ये अगर दोनों भी सेम मटेरियल से बनते हैं ना, तो तभी और सिर्फ तभी मैं क्या कर सकता हूं, तभी मैं क्या कर सकता हूं, सिग्मा के वैल्यू सेम दिखा सकता हूं, ठीक है। तो देखिएगा ऊपर के फॉर्मूले में मैं आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं XC के, तो MD की जगह में क्या पुट करने वाला हूं आप, सिग्मा इंटू AD। तो सिग्मा इंटू AD इंटू XD प्लस क्या आएगा फिर, सिग्मा इंटू AP इंटू XP डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू AD प्लस सिग्मा इंटू AP। तो ऊपर से सिग्मा और नीचे से सिग्मा हमें कॉमन आउट करना है। ऊपर से सिग्मा अगर कॉमन आउट किया तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ डिस्क इंटू एक्स कोएफिशिएंट ऑफ डिस्क प्लस एरिया ऑफ प्लेट इंटू एक्स कोएफिशिएंट ऑफ प्लेट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डिस्क प्लस एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा देखिएगा बच्चों, ये सिग्मा सिग्मा कट हो जाएगा और फाइनली हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, एक्स कोएफिशिएंट ऑफ इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर है, मतलब इसका आपको एरिया ही दिया है सिर्फ प्लेट का और इस डिस्क का, और बोला है कि ये यूनिफॉर्म है, दोनों भी प्लेट और ये जो डिस्क है ये एक ही मटेरियल से बने, और सिर्फ इनका एरिया दिया जाए तो तभी भी आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो बाय यूजिंग विच फॉर्मूला, एरिया ऑफ डिस्क इंटू x coefficient of disk plus area of plate into x coefficient of plate divided by area of disk plus area of plate, ओके। तो ये फॉर्मूला आएगा, इज इट ओके। अभी वैसे ही y कोएफिशिएंट का वैल्यू आने वाला है, y कोएफिशिएंट भी यही वे से हम निकाल सकते हैं, उसका मैं फॉर्मूला डायरेक्टली लिखता हूं, y कोएफिशिएंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, एरिया ऑफ डिस्क इंटू y कोएफिशिएंट ऑफ डिस्क प्लस एरिया ऑफ प्लेट इंटू y कोएफिशिएंट ऑफ प्लेट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डिस्क प्लस एरिया ऑफ प्लेट। तो ये रहेगा y कोएफिशिएंट का वैल्यू और ये रहेगा x कोएफिशिएंट का वैल्यू, ओके। समझ में आ गया बच्चों, ये इन टर्म्स ऑफ एरिया फॉर्मूलेज है और ये इन टर्म्स ऑफ मास है। तो इतना ही कंपोजिट सिस्टम का लॉजिक रहेगा। इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कैन आई रब दिस, Yes, sir. ठीक है, ओके। तो अभी मैं इसे रफ करता हूं। तो ये हमारा नियर बाय, ये जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है उसका एक सेकंड लास्ट बिट था, अभी एक लास्ट बिट देखते हैं हम, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रंकेटेड बॉडीज, ट्रंकेटेड या फिर कुछ पास पार्ट मिसिंग रहेगा, एक कंबाइंड शेप रहेगा और उस शेप का कुछ पार्ट मिसिंग रहेगा, तो उस मिसिंग पार्ट को निकाल कर जो बचा हुआ सिस्टम है रिमेनिंग पार्ट, उसका हमें सेंटर ऑफ मास अब निकालना है, ठीक है। तो वो भी देखते हैं हम। तो सेंटर ऑफ मास, ओके,
तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रंकेटेड बॉडीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट बिट है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा ना, वो समझने के लिए आपको बहुत सारा मतलब एफर्ट लेना पड़ेगा। वो तभी समझ में आएगा जब मैं आपको ये जो बिट पढ़ा रहा हूँ ये बिट समझ में आएगा। तो इस वजह से इस बिट को बहुत अच्छे से देखिएगा। एक कंबाइंड बॉडी दिया है आपको, सपोज ऐसा, ये हमारा एक स्फीयर, एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, और इस डिस्क का है ना ये जो पार्ट है ये मिसिंग है। मतलब ये डिस्क सिर्फ इतने पार्ट पर प्रेजेंट है जो पार्ट को मैं शेड कर रहा हूँ। ये जो शेडेड पार्ट है ना, इतने ही पार्ट तक ये डिस्क प्रेजेंट है, ठीक है। और ये डिस्क एब्सेंट है अनशेडेड पार्ट में। मतलब ये जो अनशेडेड पार्ट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो यहाँ पर डिस्क प्रेजेंट नहीं है, ये पार्ट उसका मिसिंग है। और ये हमारा वाई एक्सिस रहेगा, ये एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है। तो फिर इस बॉडी का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अभी देखिएगा, ये अगर बॉडी सर्कल होता तो इसका ये सेंटर मतलब ही सेंटर ऑफ मास हो जाता, ओके। ये जो सर्कल के कोऑर्डिनेट्स है, ओके, यही फिर उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते। लेकिन ये पार्ट मिसिंग होने से अब इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, एक तो वाई एक्सिस पर शिफ्ट होगा या फिर एक्स एक्सिस पर शिफ्ट होगा, ओके। तो थोड़ा बहुत कुछ ना हो, उसका वैल्यू क्या होने वाला है, ओरिजिन से अब अलग आने वाला है, कहीं तो भी अलग जगह पर आने वाला है। तो इस बॉडी में हमें ऐसा एज्यूम करना है कि हमने जो मिसिंग पार्ट है ना, ये मिसिंग पार्ट ऐड किया है। ये जो मिसिंग पार्ट है ये हमने ऐड किया है। अगर हम इस बॉडी में ऐड करते हैं ये मिसिंग पार्ट, तो फिर ये बॉडी कंप्लीट बन जाएगा। और फिर ये बॉडी कैसा बनेगा, ऐसा बनने वाला है। पूरा मतलब हमारा स्फीयर बनने, सर्कल बनने वाला है एज इट इज, जैसा हमें चाहिए था। लेकिन ये कब बनेगा, जब हम इसमें जो रिमेनिंग पोर्शन है वो ऐड करने वाले हैं तब। तो अभी हमें चाहिए कौन से पार्ट का सेंटर ऑफ मास, इस पार्ट का, ठीक है, जिसका कुछ पार्ट निकला हुआ है और उसमें हम ये पार्ट ऐड करने वाले हैं। तो फिर ये जो कंबाइंड सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास निकालना इजी है। इसका सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर पर ही रहेगा, ठीक है। तो किस लॉजिक से हम इसका सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, मतलब इसमें से हमें क्या करना है, ये जो रिमूव्ड पोर्शन है इसका मास भी हमें ऐड करना है। इस रिमूव्ड पोर्शन का जो मास है वो स्मॉल एम है, और इस बॉडी का जो मास रहेगा वो हम एज्यूम करने वाले टोटल मास इस बॉडी का कैपिटल एम है, ओके। और इस रिमूव्ड पोर्शन का मास कितना है, स्मॉल एम है। तो इस कंबाइंड सिस्टम का मास कितना होगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। इज इट ओके, आ गए समझ में बच्चों। ये जो सेक्शन है इसका मास क्या रहेगा, स्मॉल एम रहेगा। पूरे सिस्टम का मास मतलब ये सेक्शन हम इसके साथ जोड़ देते हैं तो फिर जो सिस्टम बनेगा वो सिस्टम ये वाला रहेगा। और इसका मास हम कैपिटल एम एज्यूम कर रहे हैं पूरा, ओके, उसमें मिसिंग पार्ट ऐड करके। और उसमें से अगर हम मिसिंग पार्ट को निकाल देते हैं तो जो पार्ट बचेगा उसका मास डेफिनेटली क्या रहेगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। इज इट ओके, दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अब ऐसे केस में है ना, जो सेंटर ऑफ मास होता है ना वो कैसे निकाला जाता है देखिएगा। सपोज ये जो रिमूव्ड पोर्शन रहेगा इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे एक्स डैश कॉमा वाई डैश। मतलब ये जो रिमूव्ड पोर्शन है इसका भी अपना एक सेंटर ऑफ मास रहेगा, वो हम एक्स डैश और वाई डैश एज्यूम करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो कंबाइंड सिस्टम है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रहेगा, वो रहने वाला है एक्स कॉमा वाई, ओके। मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो रहेगा एक्स कॉमा वाई कॉमा, ओके। अगर जेड कोएफिशिएंट रहा तो जेड भी ले सकते हैं हम, ठीक है। एक्स कॉमा वाई 2 डायमेंशन में एज्यूम करते हैं इसे, ठीक है। तो इस कंबाइंड सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। इसी को कहा जाता है ट्रंकेटेड बॉडी, ओके। यहाँ पर ट्रंकेटेड बॉडी ये है और इसी का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इसके सेंटर ऑफ मास का कोएफिशिएंट एक्स कोएफिशिएंट क्या रहेगा, यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, कैपिटल एम इसका मास है, उसका एक्स कोएफिशिएंट एक्स आएगा। तो एम इंटू एक्स माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि इस बॉडी में से ये पार्ट माइनस किया तो फिर ये पार्ट हमें मिलने वाला है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग माइनस साइन, ओके। तो फिर ये माइनस लेने के बाद क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल एम, और उसका एक्स कोएफिशिएंट क्या आएगा, एक्स डैश, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। तो बस इस फॉर्मूले से हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये रहेगा एक्स कोएफिशिएंट और वाई कोएफिशिएंट इसी बेस से आएगा वाई सी एम, ओके। तो ये वाई सी एम क्या आने वाला है फिर देखिएगा, कैपिटल एम इंटू वाई माइनस स्मॉल एम इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम,
ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। अभी देखिएगा अगर z कोएफिशिएंट भी होता ना तो उसका आंसर भी कुछ और नहीं, फिर यहाँ पर हमें z डैश एज्यूम करना पड़ता और यहाँ पर z। ओके, तो फिर क्या आ जाता आंसर, z इंटू सॉरी कैपिटल M इंटू z, कैपिटल M इंटू z माइनस स्मॉल m इंटू z डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल M माइनस स्मॉल m। बस, तो इतने ही 3 फॉर्मूलेज है जो आपको यूज करने, तो इससे आपको इजीली सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा ट्रंकेटेड बॉडीज का। तो आपका अगर इस चैप्टर में किसी बीट पर अगर ज्यादा इफेक्ट लेना है ना तो ये यही बीट रहेगा। इसके ऊपर के क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो इसके आगे कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं आएगा आपको। ओके, इतने भी अगर आपने बीट कर लिए तो मोर देन इनफ है। इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैन आई रब दिस? रिपीट करना है, ठीक है। देखिएगा अभी आपको क्या दिया जाएगा, ये ट्रंकेटेड बॉडी मतलब किसी बॉडी का एक पर्टिकुलर हिस्सा निकाल कर उस बॉडी का आपको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्वेश्चन आने वाला है। जैसे ये बॉडी देखिएगा सिर्फ यहाँ तक ही प्रेजेंट था, मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है इतने पोर्शन में ही ये बॉडी प्रेजेंट है। अनशेडेड पोर्शन जो है ना इस बॉडी का, ये वाले हिस्से में कुछ भी पार्ट नहीं है। ओके, तो इस पार्ट को निकाल कर हमें क्या करना है, इस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम इस बॉडी में ये वाला हिस्सा ऐड करेंगे तो ये बॉडी कंप्लीट बन जाएगा। तो ये बॉडी अगर कंप्लीट बनता है ना तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना आसान है। इसका सेंटर ऑफ मास मतलब क्या रहेगा, एक्स और वाई रहेगा। ओके, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ के वही इसका सेंटर ऑफ मास रहने वाला है। तो इसका कोऑर्डिनेट मतलब ये बॉडी का टोटल मास कैपिटल एम आएगा। मतलब इसमें हम ये जो रिमूव पोर्शन है ये ऐड करके ट्रंकेटेड बॉडी में एक टोटल मास फॉर्म कर रहे हैं और इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो एक्स कॉमा वाई रहेगा, इसका टोटल मास यम रहेगा। ओके, इसमें से हम क्या करने वाले अब, ये जो बॉडी है रिमूव पोर्शन जो है उसका मास स्मॉल यम और उसके जो कोएफिशिएंट है सेंटर ऑफ मास के उसका हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन करने वाले। मतलब इस बॉडी में से ये बॉडी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये बॉडी मिलेगा, यही हमारा रिक्वायर्ड बॉडी है जिसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना था। ओके, तो फिर मैंने क्या किया है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी उसका अगर एक्स कोएफिशिएंट निकालना है तो टोटल मास मतलब ये बॉडी लेना है, इसका टोटल मास यम आएगा, उसका एक्स कोएफिशिएंट एक्स आएगा माइनस उसमें से जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका मास स्मॉल यम लिया और उसका एक्स कोएफिशिएंट एक्स डैश। ओके, तो ऐसा आएगा डिवाइडेड बाय टोटल यम माइनस स्मॉल यम। ओके, ऐसा होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है YCM। YCM का वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल यम इंटू वाई माइनस स्मॉल यम इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल यम माइनस स्मॉल यम। इज इट ओके? और जेड कोएफिशिएंट भी वैसे निकाला, समझ में आ गया? Is it okay and clear to all of you? ठीक है, तो अभी मैं इसे रफ करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बीट है। ओके, अभी इसके बाद देखिएगा कुछ स्टैंडर्ड शेप्स हैं, इनके सेंटर ऑफ मास के वैल्यूज आपको याद रखने हैं। ठीक है, कुछ और वे नहीं है, कुछ 7 to 8 बॉडीज हैं, उनके आपको सेंटर ऑफ मास याद रखने हैं। हमारे मॉड्यूल्स में भी आपको जो दिए गए हैं उसमें भी आपको ये शेप नजर आएंगे। ओके, ये शेप के आपको सेंटर ऑफ मास याद रखने हैं, मतलब रखने हैं, इसके अलावा कोई शेप नहीं आएगा। ओके, जनरली हमारे मतलब इस रोटेशनल मोशन में जो शेप्स आने वाले हैं उन शेप्स के सेंटर ऑफ मास का एक कलेक्शन है जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ये आपको एज इट इज लर्न रखना है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सम यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडीज, हेडिंग दीजिएगा सेंटर ऑफ mass of some uniform symmetric body, यूनिफॉर्म सब लेने वाले हम यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडीज। ये पार्ट आपको लर्न करना है। ओके, आपको एक चार्ट बना के आज ही ये आपके स्टडी रूम में आपको ये स्टिक कर देना है। ओके, विदाउट दैट कुछ हम कर नहीं सकते इसे, मतलब ये फॉर्मूला अगर याद आएंगे आपको तभी आप इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो पहला दिया है शेप, अलग अलग शेप है। पहला शेप है सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर।
सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, ठीक है। और ऐसा रहेगा वो एक सेमी सर्कुलर रिंग है। रिंग मतलब उसका सिर्फ सरकमफरेंस पार्ट प्रेजेंट है, अंदर वाला पार्ट मिसिंग है इसका। तो फिर ऐसे रिंग का जो सेंटर ऑफ मास रहता है ना, वो यहाँ पर रहेगा। इसको मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से निकाला जाता है, लेकिन वो डेरिवेशन करने से अच्छा है आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद रखो। तो सेंटर से इस पोजीशन से ये जो सेंटर ऑफ मास रहेगा यहाँ पर रहता है, उसका जो डिस्टेंस रहता है ना वो 2r/3 रहेगा, 2r/पाई, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस पर उसका सेंटर ऑफ मास रहता है, किसका? सेमी सर्कुलर रिंग का, जिसका रेडियस कैपिटल आर रहेगा, ओके। अभी दूसरा शेप रहेगा सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क, डिस्क मतलब अंदर से वो भरा हुआ रहेगा, ओके। जैसे ये जो रिंग था ये अंदर से हॉलो था, लेकिन अब ये डिस्क पूरा भरा हुआ रहेगा अंदर से, ऐसा, ओके। और उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें, तो उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यही रहेगा, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो इस सेंटर से, इस सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर से वो रहेगा 4r/3 पाई। ये सब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से निकलने वाले फॉर्मूलेज है, ओके। मतलब इस डेरिवेशन में वक्त बिताने से अच्छा है आप डायरेक्टली ये फॉर्मूलेज को लर्न कर लेना, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हेमिस्फेरिकल शेल, ओके। ये सेमी सर्कुलर रिंग था, अब ये हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फीयर पता है आपको, ऐसा रहेगा। तो ये हेमिस्फेरिकल शेल रहेगा, शेल मतलब अंदर से हॉलो रहेगा, ओके। तो ऐसा इसका रेडियस कैपिटल आर रहेगा, और इसका भी सेंटर ऑफ मास ऐसे पोजीशन में रहता है। उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना रहेगा आप देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आएगा r/2। सेमी हेमिस्फेरिकल शेल, इसका हेडिंग दीजिएगा। हेमिस्फेरिकल शेल। और फोर्थ वाला रहेगा, अभी सॉलिड हेमिस्फीयर रहेगा। ये अंदर से हॉलो था, अभी अंदर से भरा हुआ रहेगा, ओके। सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर अगर रहा तो उसका शेप हम ऐसा निकाल सकते हैं, और ये अंदर से पूरा भरा हुआ रहेगा, ठीक है। अंदर से सॉलिड मतलब पूरा भरा हुआ, ओके। अंदर में इसमें कुछ भी मतलब कुछ भी खाली जगह नहीं है, पूरा भरा हुआ रहेगा ये, ओके, ऐसा। तो ऐसा अगर रहता है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पर रहेगा, और इसका जो डिस्टेंस है वो कुछ आएगा 3r/8। ये सभी डिस्टेंस आपको याद रखने हैं, ओके। ये ऐसे आपको शेप निकाल कर उन शेप के सामने आपको उनके डिस्टेंस को रखना है, मतलब निकालना है, और उसे ऐसे ही आपको लर्न करना है, ठीक है। सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए आएगा 3r/8, हेमिस्फेरिकल शेल के लिए आएगा r/2, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए आएगा, डिस्क मतलब अंदर से भरा हुआ, ओके, उसके लिए आएगा 4r/3 पाई। और सेमी सर्कुलर रिंग के लिए रहेगा जिसका रेडियस कैपिटल आर है 2r/पाई। कैन आई रब दिस? ऐसे और 4 शेप्स है, उनका भी हमें देखना है। पहले बताओ इतना समझ में आ गया? करो इसे रब बच्चों। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये 4 शेप हो गए, अभी नेक्स्ट और भी कुछ शेप्स है, उनके बारे में हम देखते हैं। अभी कोन रहेगा, कोन भी पहले हॉलो कोन रहेगा और उसके बाद सॉलिड कोन। हॉलो कोन अंदर से एम्प्टी रहेगा और सॉलिड कोन अंदर से भरा हुआ रहेगा। उनके बारे में भी हमें देखना है। ये सब शेप्स, उनके डायग्राम और उनका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा ये आपको याद रखना है, ठीक है। h/4 एंड h/3 राइट आंसर है, ठीक है। 6th वाला रहेगा, सॉरी कितना 4th वाला था ना, ये 5th वाला। तो 5th वाले का नाम रहेगा सॉलिड कोन, ठीक है। पहले हॉलो लिया था ना हमने, तो पहले हॉलो लेते हैं। हॉलो कोन अगर रहता है, कोन आपको पता है आइसक्रीम तो आप खाते होंगे, तो ये आइसक्रीम का कोन है,
ओके, हॉलो कोन है मतलब अंदर से आइसक्रीम भरने के लिए इसके लिए जगह छोड़ी है उन्होंने। ओके, तो ये h/3 रहेगा। हॉलो कोन के लिए जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन रहेगा वो h/3 डिस्टेंस पर रहेगा फ्रॉम इट्स बॉटम, या फिर उसका जो सेंटर होता है कोन का उससे h/3 डिस्टेंस ऊपर रहेगा वो। ठीक है, उसके बाद 6th वाला रहेगा शेप, और वो रहेगा सॉलिड कोन। सॉलिड कोन मतलब अंदर से वो पूरा भरा हुआ रहेगा। ओके, अंदर का कुछ भी पार्ट हॉलो नहीं है, तो ऐसा एक कोन रहेगा। तो इसका भी रेडियस r है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहेगा, और इसका जो डिस्टेंस है वो यहां से h/4 रहेगा। ठीक है, हॉलो के लिए h/4, सॉरी, हॉलो के लिए h/3, और सॉलिड के लिए, सॉलिड कोन के लिए, सॉलिड कोन के लिए h/4, सॉलिड के लिए h/4, हॉलो के लिए h/3, याद रखिएगा इसे। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले स्टार मार्क करके रखना इसे, 7th वाला और 8th वाला। ये दो बिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आपको इसी के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक सर्कुलर आर्क रहेगा, सर्कुलर आर्क। आर्क मतलब आपको पता है सिर्फ ऐसा रहेगा, इतना ही पार्ट प्रेजेंट रहेगा उसका, ऐसे पार्ट को हम आर्क कहते हैं। तो इस आर्क का भी कुछ रेडियस होता है अपना। ओके, और इसका अगर हम सेंटर निकालते हैं ऐसा, तो देखिएगा ये जो सेंटर है ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस के हिसाब से इसके एंगल क्रिएट करने वाला है 2 थीटा। तो ये जो हाफ एंगल रहेगा ना, ये हाफ एंगल को हम कितना लेते हैं, थीटा लेते हैं। हाफ एंगल थीटा है, पूरा एंगल 2 थीटा रहेगा। ठीक है, राइट आंसर है, कुछ स्टूडेंट ने आंसर भी दिया है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये रहेगा उसका सेंटर ऑफ मास। तो ये रेडियस हमारा आर है, ये भी आर है, और पूरा एंगल 2 थीटा ही है। ओके, इसके दो पोजीशंस के अकॉर्डिंग एंगल 2 थीटा है, लेकिन हमें आधा एंगल लगता है इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। इसके सेंटर ऑफ मास का जो कोएफिशिएंट है वो x डायरेक्शन में होने के कारण सिर्फ x कोएफिशिएंट इसका प्रेजेंट है। इसका y कोएफिशिएंट 0 रहेगा, क्योंकि y एक्सिस पर कुछ भी नहीं है। हम ऐसे अज्यूम करें कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के x, इसका सिर्फ x कोएफिशिएंट ही प्रेजेंट रहेगा, y कोएफिशिएंट इसका मीनिंग रहेगा, मतलब मिसिंग रहेगा या फिर 0 रहेगा। ठीक है, तो xc इज इक्वल टू r sin थीटा अपॉन थीटा। ये फॉर्मूले से आपको फाइनल आंसर निकालना है, और इस फॉर्मूले में थीटा रेडियन में चाहिए। ओके, थीटा इज इन रेडियंस। रेडियंस मतलब इन टर्म्स ऑफ पाई चाहिए, पाई/3। जैसे 60 डिग्री नहीं पुट करना है, पाई/3 पुट करो उसकी जगह, 90 डिग्री नहीं पुट करना है उसकी जगह पाई/2 पुट करो। इस वाइज आपको फॉर्मूला पुट करना है। और 8th वाला फॉर्मूला रहेगा, ये सर्कुलर आर्क रहेगा, आर्क की जगह आप सेक्टर आएगा। ठीक है, सेक्टर ऑफ अ, सेक्टर मतलब अंदर से भरा हुआ रहेगा, सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर प्लेट, सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर प्लेट। तो सेक्टर ऐसा रहेगा, ये अंदर से पूरा भरा हुआ रहेगा, और इस सेक्टर के भी रेडियस को हम ऊपर का आर और नीचे का आर लेते हैं, तो ये पूरा एंगल उसका 2 थीटा रहेगा, लेकिन ये 2 थीटा का हमें हाफ एंगल चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, तो इसे थीटा लेना है आपको। ओके, और इसका भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहेगा, तो ये रहेगा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये रहेगा अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो फिर उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या आएगा फिर 2r sin थीटा, 2r sin थीटा डिवाइडेड बाय 3 थीटा। तो ऐसा ये फाइनल फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखना, सर्कुलर आर्क और सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर प्लेट का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2r sin थीटा डिवाइडेड बाय 3 थीटा। कुछ दिक्कत बच्चों अब इसमें समझ में आ गया ये? नो सर। ठीक है, चलेगा। तो इन सभी शेप्स को आपको याद रखना है, इन्हीं के ऊपर हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो ये पहला सेक्शन खत्म हो जाता है सेंटर ऑफ मास का। ओके, तो इसके हमें क्वेश्चन आंसर भी लेना है। अगले लेक्चर में हम वो लेते हैं, अगले लेक्चर मतलब इस लेक्चर का टाइम नियर बाय खत्म होने को आ गया है, तो बेटर वे हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करके ही लेक्चर्स मतलब रिमेनिंग क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है,